आप सभी का स्वागत है ओके शिवम पे। यह सीरीज़ का 7वां पार्ट है। इसके पहले हमने 6 पार्ट करा दिए हैं। लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक पार्ट में, और इसका प्रमुख उद्देश्य है आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो इस तरह से यह 7वां पार्ट कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है? यानी वह एक विषय पढ़ाता है और संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है। तो ऑप्शन देखिए। पहला, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का हस्तांतरण है, या पुनर्निर्माण में मदद है, या सक्रिय सहभागिता है, या फिर सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है। चूँकि देखिए उसने क्या बोल रहा है, परिस्थितियों के साथ आना है, यानी सक्रिय सहभागिता निभाना है, यानी इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा थर्ड। सेकंड देखिए। एक बच्चे को विद्यालय के प्रदर्शन में अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखनी चाहिए? पहला, कई दृष्टिकोणों से चुनौती देने वालों के समीप आना, अपने विषयों को बदलना, या फिर समय प्रबंधन कौशल पर काम करना, या सफलता पाने के सही तरीकों को याद रखना। तो अपनी असफलताओं से सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने की बात पूछ रहा है इसमें। तो उसको क्या करना चाहिए? कई दृष्टिकोण से चुनौती देने वालों के समीप आने पर काम करना चाहिए, या फिर सफलता पाने के सही तरीके, बिल्कुल गलत होगा। समय प्रबंधन कौशल पर काम करना, ये भी होगा, लेकिन ये सबसे बेस्ट आंसर होगा। अपने विषय को बदलना यानी वो छोड़ के भाग रहा है, ये सही नहीं होगा। इससे सेकंड का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए। किसने व्यक्तित्व के आकलन को बाह्य और आंतरिक दो आयामों पर निर्धारित किया? यानी एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। तो केटल महोदय, आइसेंग महोदय, फ्रायड महोदय, या बंडूरा महोदय। तो जो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के दो आयामों को निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका आइसेंग महोदय ने निभाई थी। थर्ड का जो आंसर हो जाएगा सेकंड होगा। फोर्थ देखिए। किसका उपयोग निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों को करने के लिए किया जाता है? निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन करना है। आकलन यानी असेसमेंट, इवैल्यूएशन, एक तरह से कहिए फॉर्मेटिव एंड समेटिव। पहला, होमवर्क या इवैल्यूएशन ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस यानी शिक्षक प्रभावशीलता का मूल्यांकन, या पोर्टफोलियो, या फिर छात्रों का स्व आकलन। तो ऐसा इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन हो सकता है कि निर्माणात्मक और योगात्मक आकलन दोनों का मूल्यांकन कर सके? तो देखिए, गृह कार्य में किसी एक ही पार्ट का होगा, शिक्षक प्रभावशीलता का मूल्यांकन में भी किसी एक पार्ट का होगा, और छात्रों का जो स्व आकलन है उससे भी किसी निर्माणात्मक के रूप में ही किया जा सकता है या योगात्मक। लेकिन पोर्टफोलियो में जो जानकारी होती है तो उसके माध्यम से हम दोनों चीज़ों को, निर्माणात्मक और योगात्मक दोनों का आकलन कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। डॉट ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक समाजशास्त्री दृष्टिकोण विकसित किया है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण किसने विकसित किया है संज्ञानात्मक विकास के लिए? लेवाइयोस्की, एरिक एरिक्सन, जीन पियाजे, या जेरोम ब्रूनर। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए समाजशास्त्री दृष्टिकोण काफ़ी फेमस है। लेवाइयोस्की ने इसको प्रतिपादित किया था और ये सबको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। बच्चों को डॉट की आयु तक पूरी तरह से शौचालय प्रशिक्षित किया जा सकता है। किस आयु तक शौचालय प्रशिक्षित किया जाना चाहिए या जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसके लिए एरिक एरिक्सन महोदय ने जो बच्चों के मतलब या फिर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए 8 स्टेप में दिया था, और उसमें से ये जो पहला ही स्टेप है 0 से 3 साल के लिए शायद इसमें है,
0 से 3 साल के अंतर्गत ही उसको विकसित किया जा सकता है, यानी इसमें 3 वर्ष होगा। 6 का 3rd हो जाएगा। 7 देखिए, एरिक्सन ने किस प्रकार के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? एरिक एरिक्सन ने किस प्रकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत, मनोलैंगिक सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत? तो एरिक एरिक्सन, ये पहला वाला क्वेश्चन भी शायद एरिक्सन का ही है ना? हाँ, एरिक एरिक्सन का ही है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है, तो इनमें इन्होंने दिया था मनोसामाजिक, साइको सोशल थ्योरी। साइको सोशल, साइको सेक्सुअल, 2 अलग अलग थ्योरी है। ये इसको फ्रायड ने दिया था और इसको एरिक एरिक्सन ने दिया था। इस बात में कंफ्यूजन मत होइए, एक थ्योरी पूछता ही पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शास्त्रीय अनुकूलन का मतलब क्या है? पहला, एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करता है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। या फिर एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता खो देती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। नकारात्मक रूप से मजबूत करने वाली उत्तेजना के कारण स्वैच्छिक प्रतिक्रिया खो जाती है। या फिर एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया के बाद एक मजबूत उत्तेजना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर शास्त्रीय अनुकूलन, क्लासिकल कंडीशनिंग, इवान पावलोव ने दिया था। इवान पावलोव ने दिया था इस सिद्धांत को। तो इसका जो आंसर होगा, एक उत्तेजना एक प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने की क्षमता प्राप्त करती है जो मूल रूप से एक और उत्तेजना द्वारा प्रोत्साहित की गई होती है। तो इसका 8 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पेपर प्लेन बनाने के तरीकों को याद रखने के लिए किस स्मृति का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे आपको मेमोरी की टाइप ऑफ मेमोरी का बताना है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि आप पेपर प्लेन या बचपन में जो बच्चे बनाते हैं तो उसको याद रखने की जो मेमोरी का प्रकार है कौन सा है? पहला, आइकोइक मेमोरी यानी प्रतिध्वनित स्मृति, आइकोनिक मेमोरी यानी संकेतक स्मृति, सिमेंटिक मेमोरी यानी शब्दार्थ स्मृति, या प्रोसीड्यूरल या प्रक्रियात्मक स्मृति। तो चूँकि इसका एक प्रक्रिया के तो चूँकि पेपर प्लेन बनाना है फिर उसको उड़ा देना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 9th का 4 हो जाएगा। 10 देखिए, उस व्यक्ति का विवरण करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चा प्रेक्षण या अधिगम में प्रेक्षित करता है, संभवतः उसकी नकल उतारता है? पहला, वयस्क, मॉडल, प्रोटोटाइप या शिक्षक। तो बच्चा का प्रेक्षण ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में प्रेक्षित करता है, यानी ऑब्जर्व करता है या नकल उतारता है। तो ऐसी कौन सी मेथड हो नहीं सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मॉडल। मॉडल रूप में वो बच्चा है उस चीज़ का नकल उतारेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक शिक्षक के लिए बच्चों को उनकी शुरुआती किशोरावस्था में शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करने और विद्यालय में रुचि विकसित करने के लिए प्रेरित करना सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? यानी एक शिक्षक को उसको किशोरावस्था के दौरान एक स्टेज है, पर्टिकुलर स्टेज, जिसमें शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार करना है और विद्यालयों के प्रति रुचि विकसित करना है विद्यालय में, तो उसके लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? सहपाठी का दबाव और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर, बिल्कुल गलत होगा। दबाव या प्रेशर से कोई भी चीज़ प्रेरित नहीं किया जा सकता है। अधिगम, असहायता, यहाँ पे असहायता दिया है, देखिए सहायता होना चाहिए, तो ये भी गलत होना चाहिए, देख के ही लगता है, इसको तुरंत हटाइए। वहाँ पे टाइम कम होता है पेपर में, इसलिए जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करने की कोशिश किया करिए। 3rd देखिए, अधिगम कार्यों पर एकाग्रता विकसित करना, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और उनकी बौद्धिक क्षमताओं में आत्मविश्वास बढ़ाकर, आत्मविश्वास बढ़ाना भी बोल रहे हैं, तो ये आंसर देखिए पॉजिटिव लग रहा है, ये होना चाहिए। यानी 11 का आंसर जो हो जाएगा 3rd। क्या ये भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन चूंकि इसमें एक सबसे जो इसमें उपयुक्त आंसर होगा उसको आपको लगाना होता है। इसमें देखिए एकाग्रता विकसित कर रहा है, बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है, आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, जबकि इसमें पुरस्कार और प्रोत्साहन ही बस दिया जा रहा है। तो जब ये आंसर ना होता तब ये वाला होता, लेकिन जब ये है तो ये वाला नहीं होगा, इसलिए 11 का जो आंसर हो जाएगा 3rd नंबर होगा। 11th का आंसर 3rd।
12th देखिए, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है? सामाजिक समझ, सोशल, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, सोशल अंडरस्टैंडिंग में चाइल्डहुड डिसऑर्डर, मतलब एक तरह से डिसेबिलिटीज का क्वेश्चन है। और देखिए हर पेपर में पूछा है, इसमें भी पूछा है, तरीका इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो देखिए इसका आंसर डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ADHD या ऑटिज्म। तो इससे जो संबंधित बच्चा होता है वह समाज से जुड़े व्यक्तियों से आंख मिलाने में असक्षम होता है, एक कमरे में बंद रहना, इस प्रकार के उसके लक्षण होते हैं ऑटिज्म के अंतर्गत। जबकि ये ध्यानाभाव में, इसमें देखिए ध्यानाभाव यानी ध्यान का अभाव, अति सक्रियता, एक जगह स्थिर रह न पाना, ADHD साफ साफ दिख रहा है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, कैलकुलिया यहाँ पे लगा, कैलकुलेशन में दिक्कत आती है बच्चों को, इस प्रकार से इससे पीड़ित। और डिसलेक्सिया में लिखने से संबंधित है, लिखने या याद करने से। तो इस तरह से डिसेबिलिटीज का क्वेश्चन है। 12th का आंसर हो जाएगा 4। 13 देखिए, व्यक्तित्व का मानवतावादी सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? व्यक्तित्व का मानवता यानी पर्सनालिटी का ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, अब्राहम मास्लो, कार्ल रोजर्स, इवान पावलोव या कार्ल यूंग। तो मास्लो ने पर्सनालिटी का जो थ्योरी दिया था, और इनका एक वो भी है पदानुक्रम, हायरार्की ऑफ नीड्स, जिनका 5 स्टेज इन्होंने दिया था। इनका एक क्वेश्चन लगभग हर एक पेपर में पूछा है। कभी हायरार्की ऑफ नीड्स के किसी भी स्टेज से उठा लेता है, कभी आप हायरार्की ऑफ नीड्स की कितने स्टेज थे यही पूछ रहा है, तो कभी ये मानवतावादी सिद्धांत, यानी मास्लो काफ़ी फेमस है, हर क्वेश्चन में आ रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जब बच्चों को यह परीक्षण दिया जाए तब उनकी स्कूलिंग होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ऐसा कौन सा परीक्षण है को जिसको दिए जाने पर उसकी स्कूलिंग होने की ज़रूरत या आवश्यकता महसूस होती है, मतलब उसके पहले होना ज़रूरी है? पहला वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी मौखिक बौद्धिकता परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व परीक्षण, कल्चरल फेयर टेस्ट यानी कल्चर फेयर टेस्ट इंग्लिश में है, संस्कृत से रिलेटेड है, परफॉर्मिंग इंटेलिजेंस टेस्ट यानी प्रदर्शन बुद्धि परीक्षण। तो ऐसा कौन सा परीक्षण दिया जाए इसमें स्कूलिंग होना ज़रूरी है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 14 का, तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इन सबों में, इसमें देखिए स्कूलिंग रहेगी तो वह किसी टॉपिक पे बहुत अच्छी तरीके से बता सकता है, बोल सकता है। जबकि व्यक्तित्व परीक्षण किसी भी स्कूल जरूरी नहीं है, किसी भी स्टेज में यह उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है, एक सामाजिक बच्चा भी कर सकता है, उसका बेहतरीन व्यक्तित्व हो सकता है। कल्चरल फेयर कल्चर से जुड़े इशू से है, जो कल्चरल जिस समाज के कल्चर बेहतर होगा उसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, कल्चर का समाज से अधिग्रहण हो जाता है। और प्रदर्शन बुद्धि भी उसी पे आधारित होती है, किसी भी चीज़ का प्रदर्शन बुद्धि स्कूलिंग में ज़रूरी नहीं हो सकता है, इसलिए 14 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट होगा। 15 देखिए, परिवर्तन जो अधिगम का कारण नहीं है उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अधिगम का कारण नहीं है ऐसा परिवर्तन कौन सा है? पहला परिपक्वता, कौशल यानी स्किल्स, सोशल इन्फ्लुएंस सामाजिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस या सांस्कृतिक प्रभाव। तो किस पे अधिगम का कारण नहीं है? अधिगम का कारण यानी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, तो मैचुरेशन, परिपक्वता का पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, मैच्योर आदमी बिना पढ़ा लिखा भी होता है। जबकि स्किल्स किसी भी क्षेत्र की पढ़ाई करने के बाद ही किसी भी क्षेत्र में कौशल प्राप्त करता है, किसी भी कार्य करने का हुनर। सोशल इन्फ्लुएंस सामाजिक प्रभाव भी इसी कारण होता है, और सांस्कृतिक प्रभाव। जबकि परिपक्वता पे पढ़ाई लिखाई का ज़्यादा प्रभाव होता है, लेकिन उतना इसको अलग कैटेगरी से भी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है। 16 देखिए, पारिवारिक कारक शब्द ... के प्रभाव को संदर्भित करता है। पारिवारिक कारक, फैमिली फैक्टर, किसको प्रभावित करता है? पारिवारिक सदस्य, शिक्षार्थी पर विद्यालय के माहौल, चेहरे के भाव या फिर मित्र। तो पारिवारिक कारक शब्द हमेशा पारिवारिक सदस्य से रिलेटेड से ही रहेगा, जो संदर्भित करेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 16 का फर्स्ट हो जाएगा। 17 देखिए, आनुवांशिकता की भूमिका किसी व्यक्ति के जीवन में
कब समय डॉट डॉट के समय शुरू होती है? विद्यालय जाने पर, परिपक्वता, या फिर कॉन्सेप्शन यानी गर्भधारण, या फिर बर्थ यानी जन्म के समय। तो आनुवांशिकता की भूमिका हमेशा शुरुआत में ही गर्भधारण में ही होगी, न कि विद्यालय जाने या परिपक्वता होने पर या जन्म होने पर। ये बाद की स्टेज है, जन्म के बाद की स्टेज है। 18 देखिए, 41 से 60 यानी 41 to 16 डेसिबल की परास रेंज में बहरेपन को डॉट डॉट श्रवण दोष के रूप में जाना जाता है। मध्यम, गहन, सौम्य, तीव्र। तो ये देखिए मिड रेंज का एक लेवल है, इसमें मध्यम बहरापन माना जाएगा। 18 का आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। 19 देखिए, प्रभाव का नियम। ये भी काफ़ी फेमस थ्योरी है, लॉ ऑफ इफेक्ट। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था 1898 में, इस थ्योरी को दिया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और एक इनका और थ्योरी है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी इनका काफ़ी फेमस है, तो इनको ध्यान रखिएगा। मैं पिछले पेपर में बताया था कि इवान पावलोव, थॉर्नडाइक और कोहलर ये काफ़ी फेमस हैं और इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। साथ में लेव वाइगोस्की और पियाजे भी देख लीजिएगा। 19 का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। 20 देखिए, समावेशी शिक्षण शास्त्र में यानी इंक्लूसिव एजुकेशन में कंप्यूटर का उपयोग डॉट डॉट से किया जाता है। शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए किया जाता है, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए किया जाता है, या ऑल ऑफ दीज यानी सभी, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए सभी, या फिर शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए। तो समावेशी शिक्षण शास्त्र में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए भी किया जाता है, प्रेरित भी होता है बच्चा, प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भी दिया जाता है, उससे जो सीखता है उससे प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है कि हाँ हमने आज ये सीखा, और शिक्षार्थी के साथ बातचीत करने के लिए भी दिया जाता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का थर्ड यानी ऑल ऑफ दीज सभी। 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चंकिंग से संबंधित नहीं है? चंकिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी में एक नाम है, इसका उपयोग इसमें पूछा है कि मतलब ऐसा इसके उपयोग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं या फिर कौन नहीं आता है। इसमें आपको नहीं में बताना है। तो मीनिंग, मिलर इससे संबंधित है, इस मीनिंग अर्थ इसके अंतर्गत आता है। ग्रुपिंग 7 या 7 का समूह, ये मैंने देखा नहीं, आप गूगल में देख लीजिएगा। या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक स्मृति, चंकिंग से संबंध नहीं रखता है। बाकी ये तीनों चंकिंग से ही चंकिंग के अंतर्गत आते हैं। 21 का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अधिगम का एक परिणाम नहीं है? अधिगम यानी लर्निंग का एक परिणाम नहीं है। पहला, विद्या यानी नॉलेज। फिजिकल स्ट्रक्चर यानी भौतिक संरचना। भौतिक संरचना तो होगी, कौशल भी होगा, लेकिन परिपक्वता वही इसके पहले भी क्वेश्चन आया, देखिए फिर से इन्होंने रिपीट कर दिया। यहाँ पे MPPB का यही लेवल होता है, काफ़ी इजी होता है। पिछला पेपर देखने से कितना लाभ होगा, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा और आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जितने भी सीरीज़ के क्वेश्चन कराए जाएँ ज़रूर देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे समय समय पर। इससे आने वाले हर सब्जेक्ट की सीरीज कराने का मेरा उद्देश्य है, कराऊंगा जरूर आप सभी को। तो चलिए देखते हैं 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जॉन डुई के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? जॉन डुई महोदय के दृष्टिकोण के अनुरूप ऐसा कौन सा है? इसमें जो ऑप्शन दिया है नहीं है। देखिए ऑप्शन, बच्चा एक सक्रिय अधिगम करता है जो एक निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं है। सक्रिय अधिगम करता है ये तो ठीक है, लेकिन निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मनुष्य हैंड्स ऑन दृष्टिकोण से अधिगम करता है। हैंड्स ऑन यानी मतलब एक तरह से ग्रुपिंग है, साइकोलॉजिकल में ग्रुप में सब एक तरह से जुड़ाव होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो जाएगा। थर्ड देखिए, अधिगम प्रासंगिक और व्यावहारिक होना चाहिए, न कि केवल निष्क्रिय और सैद्धांतिक। ये सही है, लेकिन और ऑप्शन देख लीजिए। विचार यह है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है उसका अर्थ जल्दी से याद कर सके। चूँकि जॉन डुई से रिलेटेड है और इसमें नहीं पूछा है, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, लेकिन नहीं में ये नहीं होगा। तो जो 23 का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास चरण कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का हिस्सा है? कोहलबर्ग ने
एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है जिसको आप मोरल डेवलपमेंट कह सकते हैं, ये दिया है यहाँ पे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें से हिस्सा कौन सा है नैतिक विकास का? पहला, सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, इंटरसाइकोलॉजिकल, सेंसरी मोटर या युवा किशोर, यंग एडोलेसेंट। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा सजा और आज्ञाकारिता। ये सजा या फिर पनिशमेंट ऑबिडियंस के जो नैतिक विकास के सिद्धांत हैं कोहलवर के, तो उसमें इनका वर्णन नहीं किया है इन्होंने। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की एक प्रक्रिया नहीं है? स्मृति की एक प्रक्रिया, मेमोरी की एक प्रक्रिया नहीं है। मेमोरी क्या काम नहीं करेगी? पहला देखिए, रिटेंशन या अवधारणा ये करेगी। रीप्लानिंग ये नहीं करेगी। फिर से प्लानिंग करना ये मेमोरी का काम नहीं है। स्मरण करना ये मेमोरी का काम है। लर्निंग सीखना भी मेमोरी का काम है। जब आप पढ़ाई के दौरान मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। 25 का आंसर जो हो जाएगा सेकंड होगा। 26 देखिए, किस प्रकार का पालन पोषण भावनात्मक अलगाव की विलक्षणता है? ऐसा कौन सा पालन पोषण है? यानी पेरेंटिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल डिटैचमेंट। पहला, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग यानी असंबद्ध पालन पोषण, या फिर आधिकारिक पालन पोषण, या फिर दोहरा श्रमिक पालन पोषण, ड्यूअल वर्किंग पेरेंटिंग, या सिंगल पेरेंटिंग एकल पालन पोषण। तो इन सब में भावनात्मक जुड़ाव होता है इसमें, लेकिन असंबद्ध अनइन्वॉल्व जो उससे जुड़ाव ही नहीं लिखा है, अनइन्वॉल्व यहाँ पे देखिए 26 का पहला, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अलगाव की विलक्षणता यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। 26 का फर्स्ट हो जाएगा। 27 देखिए, कक्षा में अनुशासन को बेहतर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुशासन को बेहतर करना है तो ऐसे कि शिक्षक कौन से तरीके अपना सकता है? पहला, स्थिति पर चर्चा करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक की जानी चाहिए, या फिर डायरी में कक्षा नियमों के निर्देशों को विशिष्ट रूप से नोट करना चाहिए। ये तो बड़ा रूढ़िवादी हो जाएगा। अपनी विधियों और दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर कक्षा से परामर्श करना और दंड की एक श्रृंखला पर सहमत होना चाहिए। ये भी उतना प्रभावशाली नहीं होगा, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें जो आंसर हो जाएगा 27 का, अपनी विधियों और दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे बच्चे खुद में खुद शामिल हो जाएं अनुशासन के जितने भी पैरामीटर होते हैं, और उनको न तो दंड देना पड़े, न तो फिर कक्षा का नियम निर्दिष्ट विशिष्ट करना पड़े, न फिर अभिभावकों को भी परेशान किया जाना चाहिए। यानी 27 का सबसे उपयुक्त आंसर होगा थर्ड होगा। 28 देखिए, 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग करता है, यानी उसकी माँ कुत्ते के साथ होती है तो उससे दूर हटाता है। यह निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण होता है? तो यह संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं नीचे ऑप्शन में दी हैं और ये किसके कारण होता है उसमें आपको छांटना है। पहला, कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा, अटेंशन यानी अवधान, या फिर सेंसेशन यानी संवेदना, या फिर परसेप्शन यानी बोध। तो इसका जो कॉन्सेप्ट यानी अवधारणा के कारण वह बच्चा अपनी माँ से कुत्ते को अलग करेगा। 29 देखिए, द्विध्रुवी विकार यानी बाइपोलर डिसऑर्डर को किस नाम से भी जाना जाता है? इसका दूसरा नाम बताइए बाइपोलर डिसऑर्डर को। तो देखिए डिसेबिलिटीज का दूसरा क्वेश्चन है, इसके पहले एक क्वेश्चन आ चुका है जिसको ऑटिज्म से पीड़ित बच्चा का एक क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर का आ गया है। तो इसमें इसका दूसरा नाम है मैनिक डिप्रेशन यानी गहरा अवसाद भी से कहा जाता है। इसका सेकंड नाम में पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है 29 का थर्ड। 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां मौखिक समझ के लिए अभिवृत्ति दर्शाती हैं? ऐसी कौन सी परिस्थिति हैं जो मौखिक समझ के लिए एप्टीट्यूड फॉर वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। पहला, राइटिंग ए पोएट्री यानी एक कविता लिखना, किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, एक विद्यालयी नाटक में अभिनय करना, कक्षा में भाषण देना। 30 का जो आंसर हो जाएगा, किसी मित्र की समस्या को सुनना और प्रतिक्रिया देना, यह मौखिक समझ के अभिवृत्ति को दर्शाता है। मौखिक समझ के अभिवृत्ति एप्टीट्यूड जो है ये इसमें उपयुक्त आंसर होगा। तो इस तरह से यह 30 क्वेश्चन का सीरीज 7वां सीरीज खत्म होता है। आगे भी ऐसे ही सीरीज जारी रहेंगे, तो इस चैनल से जुड़े रहें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक खूब लाइक और शेयर करें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।